हेलो एस्पिरेंट, मेंटर आईएएस द्वारा प्रस्तुत करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। सीरीज में हम आज का करंट अफेयर 27 तारीख का मेरे साथ कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, जिसमें हम वेरियस सोर्सेज जो आपके लिए ज़रूरी है यूपीएससी के एग्जाम के लिए और जनरल नॉलेज के लिए, उसे हम कवर करेंगे और वहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जो खबरें हैं, वो हम लेके आए हैं। उनका दो तरीके से हम कवरेज लेंगे। पहला, करंट अफेयर की खबर क्या है, क्या न्यूज़ में है वो, उसके प्रावधान क्या है। दूसरा कि उसके साथ हम स्टैटिक पोर्शन को, आपके जीएस को कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी करंट अफेयर सिर्फ स्टैटिक करने से या सिर्फ करंट अफेयर करने से पूरा नहीं होता है। हमको दोनों का एक अच्छा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तो ही यूपीएससी में हम एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि उस टॉपिक की क्या महत्वता है, वो टॉपिक क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना है, और यूपीएससी में किस प्रकार वो पूछा जा सकता है। और फिर हम उस टॉपिक का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, कि अभी खबर में जो है वो क्या था। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम दोनों तरह के कवरेज ले लेंगे, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिंक करके भी बनाया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, कई बार आपको एक क्वेश्चन बनाता है, टॉपिक यूज करता है, उसकी एक स्टेटमेंट जो होती है वो करंट अफेयर में से होती है, दूसरी स्टेटमेंट वो क्या करता है कि स्टैटिक पोर्शन में से डाल देता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हमने तो भाई करंट अफेयर ही पढ़ा था, या अचानक से टेन्योर कैसे पूछ लिया। तो वो सब जो है हम इधर कवर करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि इधर करंट अफेयर पढ़ लिया, फिर अब स्टैटिक पढ़ने के लिए फिर किताब खोलनी पड़ रही है, दोबारा आपको कहीं जाना पड़े दोबारा टॉपिक्स पे, तो सिर्फ रिवीजन के लिए जाना पड़े, ज्ञान के लिए ना जाना पड़े। इस चीज को इंश्योर करने की हम इधर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला टॉपिक है भीम 3.0 लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। क्यों किया है, ये सब हम इधर देखेंगे। देखो, कभी भी कोई भी जो एप्लीकेशन है, कोई भी तकनीक है, उसका 2.0 वर्जन, 3.0 वर्जन लॉन्च हो रहा है, तो एक चीज तो नक्की है कि उसमें कोई भी अगर नई तकनीक लॉन्च हुई है, उसका 2.0 3.0 वर्जन लॉन्च हुआ है, तो उसमें एक चीज फिक्स है कि उसमें क्या होगा ना, पहले से बेहतर तकनीक का इस्तेमाल होगा। पहले जो परेशानियां आ रही थी उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इधर हम देखेंगे कि क्या परेशानी थी और उसे कैसे सुलझाया जाएगा। दूसरा टॉपिक है एनएचआरसी ने लघु फिल्म प्रतियोगिता 2024 में कंडक्ट करी थी, अभी उसके रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ पहले तीन हम देख लेंगे, लेकिन एनएचआरसी हमारे लिए बहुत जरूरी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये हम इधर बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, मानवाधिकार आयोग क्या होता है, मानव अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हम इधर कवर कर लेंगे। उसके बाद संक्षिप्त समाचार में दो न्यूज हैं। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त अभी वीडियो नहीं देख रहे हैं और उनको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, उनको फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि उनसे भी न्यूज मिस ना हो। ठीक है, पहला टॉपिक शुरू करते हैं। भीम 3.0 लॉन्च साझा खर्च ट्रैक करने की सुविधा के साथ, यानी कि एनपीसीआई ने नया जो भीम 3.0 वर्जन है वो लागू किया है, और इससे हम कुछ और अच्छा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो भीम 3.0 क्या है, एनपीसीआई क्या है, ये हम इधर देखेंगे। द हिंदू से ये न्यूज ली गई है। ठीक है, जिसमें हमने उधर से न्यूज लेके उसके पोर्शंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करने की कोशिश की है। तो भीम क्या है? भीम ऐप है जो कि आपके यूपीआई एप्स जैसा ही है, जैसे पेटीएम, जीपे, ये सब जो आप एप्स यूज करते हो उनके जैसा ही भीम ऐप है, लेकिन ये एनपीसीआई ने डेवलप किया और ये भारत सरकार का ही है खुद का। ठीक है, तो ये भारत सरकार द्वारा आपको प्रदान की गई एक बैंकिंग सर्विस है। ठीक है, यूपीआई बैंकिंग सर्विस है। तो अब इसमें पहले जो वर्जन थे उससे अलग वर्जन, नया वर्जन 3.0 लॉन्च किया है, तो पहले से कुछ चीजें हमने ऐड की हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि भीम क्या है और एनपीसीआई क्या है। ठीक है, तो भीम क्या है? एक यूपीआई आधारित मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है, जिसे तेजी से, सुरक्षित
और विश्वसनीय डिजिटल लेन देन के लिए विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी के माध्यम से तुरंत धन भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। ठीक है, जैसे आप अपना मोबाइल में जीपे यूज करते हो, कभी भी आपने कहीं भी पेमेंट करना है, फटाफट जीपे किया, वैसे ही आप भीम ऐप को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक यूपीआई आधारित है, मोबाइल बेस्ड है। आप यूपीआई आईडी बनाओगे, आपको फटाफट इसका पूरा सिस्टम सेट होके मिल जाएगा। ठीक है, किसने विकसित किया है? एनपीसीआई ने विकसित किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी ये इंडिया की खुद की निकाय है और उसने भीम ऐप बनाई है। यानी कि भीम ऐप जो है वो सरकारी यूपीआई पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, एनपीसीआई एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं है ये। ठीक है, गैर लाभकारी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के तहत काम करता है और यूपीआई, रुपए, एआईएमपीएस और एईपीएस जैसे प्रणालियों का संचालन करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी भुगतान प्रणालियां जो है वो इसके तहत आती हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2008 में हुई थी। आरबीआई इसका नियंत्रण करता है। आरबीआई क्या है? भारत का शीर्ष बैंक है, बैंकों का बैंक है। ठीक है, भारत में अगर आपके बैंक में कोई भी धोखाधड़ी हुई है, आरबीआई बीच में एक्शन लेगा। ठीक है, तो बैंकों का बैंक जो है वो भारत में आरबीआई है। कानूनी आधार क्या है एनपीसीआई का? मतलब हमने हमेशा बात किया, हम पिछले 3-4 वीडियो से बात करते आ रहे हैं कि अगर कोई भी निकाय बना है तो उसको कोई आधार मिला होगा, है ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उसे शक्तियां मिल रही होंगी। निकाय तो मैं भी बना दूं आज एक, ठीक है, कोई भी एक संगठन बना दूं, लेकिन वो सरकारी कैसे कहलाएगा? जब सरकार उसे शक्तियां देगी, है ना। सरकार शक्तियां किससे देगी? या तो संविधान में लिखा होगा तो संविधान शक्तियां देगा, या फिर अगर कुछ नहीं लिखा है तो अधिनियम पास करेंगे, उसके तहत शक्तियां देंगे, या फिर कार्यवाही आपकी जो है कार्यकारिणी वो ऑर्डर देगी तो आपका निकाय बन सकता है। ठीक है, तो इधर जो है एनपीसीआई एक सांविधिक निकाय है, मतलब किसी विधि के तहत बना है। विधि यानी कानून, जो कि विधायिका ने, आपकी जो विधायिका है संसद, उसने पास करके बनाया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कभी भी ऐसा लिखा हो कि सांविधिक निकाय है ये, वैधानिक निकाय है ये। ठीक है, वैधानिक और सांविधिक का एक ही मतलब होता है। संवैधानिक नहीं बोल रही हूं मैं, सांविधिक बोल रही हूं। मतलब कि ये किसी विधि के तहत बना है, और विधि का मतलब होता है कानून, जो कि संसद में पास करके बनाया गया हो। ठीक है, उस कानून के तहत ये बनी है। कौन सा कानून था? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, इसके तहत ये बना है। मुख्यालय मुंबई में है, और इसके तहत कौन सी भुगतान प्रणालियां होती है? ठीक है, मतलब भीम ऐप तो इसके एक प्रोजेक्ट है इसका, है ना। तो इसके ये और भी भुगतान प्रणालियों का संचालन करता होगा। तो कौन सी भुगतान प्रणालियों का ये संचालन करता है? पहला यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तत्कालीन लेन देन। अभी मैंने पेमेंट किया, अभी सामने वाले के पास पहुंच गया। ठीक है, उनका जो जीपे का वो जो है मशीन, वो बोल पड़ी कि 250 रुपए प्राप्त हुए, है ना, तो इंस्टेंट काम हो गया। फिर रुपए कार्ड, ये भारत का घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है। फिर आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये 24/7 इंटर बैंक लेन देन है। ठीक है, फिर एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी आधार के साथ आपका जो लेन देन सिस्टम है, आधार पे आधारित जो लेन देन सिस्टम है, वो इसमें आता है। फिर है एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये क्या है? बल्क पेमेंट्स के लिए है, बल्क भुगतान के लिए है, जैसे पेंशन, वेतन, ये सब। ठीक है, इसका अक्सर यूज जो है हम लोग नहीं करते हैं, सरकार करती है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीम जो है कैसे काम करती है? उपयोगकर्ता जो होते हैं, यानी आप और मैं, हम अपने बैंक खाते को भीम ऐप से जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप जीपे चालू करते हो तो अपना बैंक अकाउंट उसमें जोड़ते हो, इधर भी ऐसे ही करना है, भीम ऐप से अपना बैंक अकाउंट जोड़ना है। एक यूपीआई आईडी मिलेगी आपको, बनाई जाएगी। ठीक है, और उसमें पैसे भेजने के क्या तरीके हैं? आपने अकाउंट बना लिया, आपने उसमें अपना बैंक अकाउंट जोड़ दिया, ठीक है, आपको यूपीआई आईडी मिल गई। अब आप पेमेंट कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो मैं किसी को पेमेंट अगर करना चाहूँ तो मैं यूपीआई आईडी दे सकती हूँ। ठीक है, कि ये मेरी यूपीआई आईडी है, ले ले, जैसे इधर उदाहरण में दिया है abc@UPI। ठीक है, या फिर मोबाइल नंबर दे सकती हूँ, या फिर क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, जैसे सबसे फिजिबल है, सबसे आसान है
QR कोड रखा है, स्कैन किया, पेमेंट हो गया। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर या IFSC कोड देके भी आप भीम ऐप से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके तहत क्या सुविधाएं आपको मिलती है? हर टाइम तुरंत फंड ट्रांसफर की आपको सुविधा मिलती है। पिन आधारित सुरक्षा मिलती है, यानी कोई भी पेमेंट बिना आपके पिन नंबर के नहीं होगा, जैसे आपके जीपे में होता है, पेटीएम में होता था, है ना। फिर रिसीवर को ऐड किए बिना भुगतान करने की सुविधा। जरूरत नहीं है कि अगर कोई किसी को आपको पेमेंट करना है तो उसको आपको जोड़ना पड़े अपने अकाउंट से। ठीक है, आप बिना उसे जोड़े भी पेमेंट कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आपके जो दूसरे सिस्टम्स हैं उनके जैसा ही है। तो 3.0 लाने की क्या जरूरत पड़ी, तो वो देखते हैं। ठीक है, कि 3.0 में क्या नया लाए हैं। पहला, खर्च ट्रैकिंग और बजट प्रबंधन। ठीक है, अब जो आप है और मैं है जिन्होंने भीम ऐप पर डाउनलोड किया हुआ है, भीम ऐप यूज करते हैं, वो भीम ऐप के अंदर ही अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं ट्रैक कर सकती हूँ मेरे कितने खर्चे हुए, और मैं ये भी बांट सकती हूँ, जैसे अगर आपकी मम्मी इस्तेमाल करती है भीम ऐप, तो वो क्या कर सकती है कि मेरे को खाने पे इतना खर्चा देना है, ग्रोसरी पे इतना देना है, कपड़ों पे इतना खर्चा करना है, स्कूल फीस पे बच्चों की इतना खर्चा करना है। किसी उनके पास खर्चा आया, उन्होंने बांट दिया अलग अलग। ठीक है, अब उसके बाद वो उसी जहां पे वो बांटा है उधर से ही खर्चा कर सकती है। ठीक है, तो इधर खर्चे को वर्गीकृत करना ये भी काम मिलता है, और आपको मासिक खर्चे की रिपोर्ट मिलेगी, यानी महीने में कितना खर्चा हुआ, कैसे हुआ। इससे आपकी जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, घर का बजट मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छा बना रहेगा। ठीक है, डिजिटल जागरूकता, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा। अगेन क्लासिक है, याद रखना, जब भी आंसर आपके पास इमीडिएट स्पेसिफिक पॉइंट खत्म हो जाए कि भाई अब इसके बाद कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है जो इस टॉपिक से लेना देना रखता है, जागरूकता डाल दो। ठीक है, कोई गंदी ट्रिक नहीं है, लॉजिक नहीं है, ये एक बेसिक कॉमन सेंस है कि अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो जागरूकता तो फैलानी ही पड़ेगी। डिजिटली अगर कुछ कर रहे हो तो साक्षरता तो बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भारत देश में अभी भी डिजिटल विभाजन है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड है, जिसमें जिन लोगों को साक्षरता है वो बहुत अच्छे से ऑनलाइन सिस्टम यूज कर पाते हैं, जिनको नहीं है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो नया सिस्टम लाए हैं वो है ग्रुप पेमेंट के लिए बिल स्प्लिटिंग का सिस्टम। अभी ऐसा होता है, कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है, सब लोग मिलके 10 लोगों का ग्रुप, 12 लोगों का ग्रुप मिलके कहीं कुछ खाने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी के लिए। अब गए वहां पे बिल स्प्लिटिंग का सिस्टम होता है। ठीक है, फैमिली में जाते हो तो बिल स्प्लिटिंग का सिस्टम नहीं होता है, पर दोस्तों के साथ जाते हो तो बिल स्प्लिटिंग का सिस्टम अक्सर होता है। ठीक है, ग्रुप्स के साथ जाते हो तो कि भाई 1000 रुपए अगर बिल हुआ तो सब 100 रुपए दो और पेमेंट कर देंगे। कैश में तो बहुत आसान है ना, 100 रुपए दे, 100 रुपए दे, 100 रुपए दे, हो गया पेमेंट। यूपीआई में मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बंदा यूपीआई करेगा, फिर सब उसको भेजते रहेंगे, है ना, कभी भेजा कभी नहीं भेजा। तो इधर क्या हो सकता है कि आप उधर ही ऐप में ही अपना खर्चा बांट सकते हो। ठीक है, उधर ही आप खर्चा साझा कर सकते हो कि भाई ये बिल आया है, इतने लोगों में स्प्लिट हुआ है, अभी दे दो अपना पेमेंट। ठीक है, ये सिस्टम नहीं है कि अभी तू दे दे बाद में हम दे देंगे। ठीक है, फिर फैमिली मोड, परिवार के खर्चों की देखरेख भी करेगा ये। ठीक है, एक ही अकाउंट में, एक ही भीम ऐप में आप कई खाते भी जोड़ सकते हो। अगर मैंने आज मेरे फोन में भीम ऐप डाउनलोड किया है तो मैं मेरी मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, सबका जो अकाउंट है, खाता जो है, मेरे में जोड़ सकती हूँ। जिससे क्या होगा कि एक सेंट्रलाइज्ड खर्चा का पेमेंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता होगा मेरे परिवार में कितने अकाउंट है, कितने लोगों के पास कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, सारी डिटेल्स एक के पास हो सकती है। फिर सुरक्षा में सुधार और अलर्ट सिस्टम, नई तकनीक आई है, सीधी बात है, सुरक्षा आपको ज्यादा देखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन सिस्टम है, लंबित भुगतानों की याद दिलाने वाला, कि अगर आपका पेमेंट कहीं बहुत डिले हो गया तो वो याद भी दिलाएगा ये। ठीक है, एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली है कि अगर संदिग्ध लेन देन है कि लगे कि हाँ ये सही नहीं है, तो वहां पे एआई जो है वो भी काम करेगा और आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, फिर व्यापारियों का एकीकरण भी हो सकता है भीम वेगा के जरिए, जैसे छोटे व्यापारी और एमएसएमई के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को आसान बनाया गया है। सीधी बात है, अगर कोई भी भुगतान प्रणाली है
तो हमसे पहले जो व्यापारी हैं उनको ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो आते आते आएगा वो सिस्टम, व्यापारी को तो इंस्टेंट चाहिए, ठीक है। अगर अभी एक परचून की दुकान वाला है, कोई ग्रोसरी स्टोर वाला है, उसके पास यूपीआई सिस्टम नहीं है, कोई भी आएगा बोलेगा पेमेंट कर देते हैं जी यूपीआई, कैश तो नहीं लाए, तो अगर उसके पास नहीं होगा तो वो सामान खरीदे बिना चला जाएगा कस्टमर, है ना। तो इससे बेहतर है कि उसके पास तो सिस्टम हो, मेरे पास नहीं है तो मैं तो फिर भी कैश दे सकती हूँ, उसका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो व्यापारियों को पहले जरूरी है, तो उनके लिए काम आसान किया है इधर, ठीक है। व्यापारियों को थर्ड पार्टी ऐप जो है उन पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अब, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, जीपे, है ना। अब ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है, अगर आपके पापा दादा हैं वो कई बार जीपे पेटीएम इसलिए भी यूज नहीं कर पाते क्योंकि भाषा का बैरियर आ जाता है, ठीक है, इंग्लिश आ जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो इधर क्या किया है कि भारतीय भाषाओं में इसे उपलब्ध किया है भीम ऐप को, ठीक है। आप अपनी भारतीय भाषा में भी इसे एक्सेस कर सकते हो, तो ये चीज अच्छी की है ताकि आप लोग दिक्कत में ना आओ, ठीक है। आपके जो भी लोग हैं जो साक्षर नहीं है वो भी इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो भीम 3.0 में ये नया लाए हैं, याद रखना, क्यों? क्योंकि हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, ठीक है। इसका एक आध प्रावधान उठाए और स्टेटमेंट बना दे। कैसे बनेगा, एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर स्टेटमेंट मुझे बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। बिल स्प्लिटिंग के ऊपर एक स्टेटमेंट बन सकती है, एक स्टेटमेंट आपकी एनपीसीआई पे बन सकती है, ठीक है, कि नियंत्रण कौन करता है। फिर गैर लाभकारी संगठन है, इस पे बन सकती है। और अगर मैं कोशिश करूं तो मेरे को क्या बोलते हैं, बहुभाषी पे हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के फैक्ट है, इन पे सवाल बन सकता है। फिर मेंस का सवाल कैसे बन सकता है इसमें, कि आपका मेंस का सवाल बनेगा इसके महत्व और प्रभाव पे, कि 3.0 लाने की क्या जरूरत थी, इससे क्या होगा, ठीक है। या फिर हम भुगतान प्रणाली को और ज्यादा आधुनिकीकृत करने से क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका महत्व क्या है, प्रभाव क्या पड़ेंगे। पहला, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, सीधी बात है, हमने अलग अलग भाषाएं रखी हैं, हमने क्या बोलते हैं व्यापारियों का एकीकरण करने की कोशिश की है, सुरक्षा बढ़ा दी है, अब घरेलू खर्चे बांट सकते हैं इसी में, ये सब क्या करेंगे, वित्तीय समावेशन को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। अभी मम्मी है, वो घर में सिर्फ इसलिए ही यूपीआई यूज कर पाती है क्योंकि वो क्या कहीं भी पेमेंट करना हो तो फट से हो जाता है, बाकी उन्हें अपना कैश जो है वो पर्स में ही मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि बैंक जाना, पैसे निकालना, ये सब करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और अगर निकाल भी लिए, जीपे से अकाउंट जोड़ दिया, ठीक है, और पेमेंट कर दिया, तो उनको क्या दिक्कत आ रही है कि भाई ग्रोसरी का अलग खर्चा है। अक्सर मम्मी अलग अलग पर्स में पॉकेट बना के रखती है ना, कि इतना पैसा ग्रोसरी को जाना, इतना बच्चों को कपड़े दिलाने हैं, इतने की फीस भरनी है, ठीक है। तो वो चीजें मम्मियों को दिक्कत आती है, इधर आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो मम्मियां भी अब इसे यूज कर सकते हैं, तो वित्तीय समावेशन बढ़ा, ठीक है, कम पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। फिर निजी फिनटेक कंपनियों पे निर्भरता कम होगी, ठीक है, ये एक सरकारी है, ठीक है, सरकारी निकाय है, तो आपके लिए आसानी ये है कि कभी कुछ भी धोखाधड़ी होती है तो सरकार जिम्मेदार है, और सरकार जहां जिम्मेदार होती है वहां आपका जो फायदा है वो ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे निजी कंपनियों की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कैसे? फरवरी 2024 में यूपीआई लेन देन 18 ट्रिलियन के पार गया है, ठीक है। इतने के पार अगर यूपीआई या फिर डिजिटल लेन देन गया है, तो सोचो हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को हमें कितना मजबूत करने की जरूरत है ना। आरबीआई का लक्ष्य है 2026 तक 75% भुगतान डिजिटल हो, पेमेंट विजन 2025, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आप देख लेना। फिर यूपीआई लेन देन में सुरक्षा बढ़ेगी, बिल्कुल अभी हमने बात की, स्मार्ट नोटिफिकेशन, एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली। फिर एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को समर्थन मिलेगा, अगेन हमने अभी बात की। देखो, जब भी महत्व और प्रभाव निकालना होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपको अलग से उसे रट के जाना है। इधर हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों? ताकि हम एक बिल्ड कर सके फॉर्मेट, कि हाँ भाई हमें कैसे डिराइव करना होता है,
नहीं तो ये जितने पॉइंट है ये सारे इधर ही मिलेंगे कि इसमें नया क्या है ना। तो हमें क्यों अलग से उसे पढ़ने बैठना है। हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं ताकि हम लोग डेवलप कर ले, वो सीख ले, ठीक है, कि एक टॉपिक में से प्रीलिम से क्या निकालते हैं, मेन से क्या निकालते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर वो एक बार आ जाएगा उसके बाद हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं विद टाइम। जरूरी क्या है, ये और ये। अपने को प्रभाव और महत्व जो है अलग से पढ़ने की हमेशा जरूरत नहीं है। आगे, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली और कौन सी सरकारी योजनाएं हैं वो देख लेते हैं। जैसे डिजी धन मिशन, जिसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, ठीक है। यूपीआई इंटरनेशनल, यानी कि यूपीआई भुगतान अब सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और नेपाल में भी उपलब्ध है। तो जो अपना यूपीआई है वो सिंगापुर में भी है, यूएई में भी है, फ्रांस में भी है, नेपाल में भी है, ठीक है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की सुविधा लाई थी, ठीक है, जो ऑफलाइन यूपीआई लेन देन की अनुमति देता है। अभी आज के टाइम पे ऐसा होता है कि मेरे फोन में अगर रिचार्ज खत्म हो गया, ठीक है, और मुझे पेमेंट रिचार्ज जो करना है मेरे फोन से करना है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि रिचार्ज खत्म है तो नेट नहीं है मेरे फोन में, मैं रिचार्ज करूं तो करूं कैसे, है ना। मुझे किसी से हॉटस्पॉट लेना पड़ेगा, वाईफाई एरिया में जाना पड़ेगा तो ही कर पाऊंगी, या फिर किसी और से कराना पड़ेगा कैश देके, है ना। यूपीआई लाइट इसलिए आया कि आप ऑफलाइन भी अब यूपीआई लेन देन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका नेट पैक खत्म है, कुछ भी है, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। इसके अलावा यूपीआई 1 2 3 करके भी एक सिस्टम है, जो कि आपके जो छोटे फोन होते थे, ठीक है, जो आपके स्मार्टफोन्स नहीं है, क्लासिक फोन्स, उसमें आपका यूपीआई इस्तेमाल करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। फिर वित्तीय साक्षरता अभियान सरकार लाई थी, जिसमें डिजिटल भुगतान की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा, ठीक है। अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। एनएचआरसी की लघु फिल्म प्रतियोगिता 2024 जो है उसका आज रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। अब 10वीं वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता है, 7 विजेताओं की घोषणा की गई है, ठीक है। हटाते हैं, पहले ये देखते हैं एनएचआरसी क्या है, ठीक है। जब तक एनएचआरसी नहीं पता है इसका करंट अफेयर देखने का कोई मतलब नहीं है। एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक ऐसा आयोग, एक ऐसी संगठन जो कि आपके मानवाधिकारों का ध्यान रखता है, ठीक है। मानवाधिकार यानी वो अधिकार जो आपको मानव यानी इंसान होने के नाते मिलते हैं, ठीक है। आपको इंसान होने के नाते जो अधिकार मिल रहे हैं ना, वो मानवाधिकार होते हैं और उसका ध्यान ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रखता है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट उसमें कंसेप्ट नहीं है, इतना ही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी वो जो आपके मानव अधिकारों का अधिक ख्याल रखे, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। इसमें अक्सर आपके कंफ्यूजन होती है, क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मीकांत है उसमें संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों में एनएचआरसी भी है, आपका इलेक्शन कमीशन भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक या फिर वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। ये एक अधिनियम के तहत बना है। उद्देश्य क्या है? भारत में संविधान और अंतरराष्ट्रीय संधियों द्वारा गारंटीकृत मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना, यानी भारत में जो अंतरराष्ट्रीय संधियों ने और संविधान ने जो आपको मानवाधिकार प्रदान किए हैं उनकी रक्षा करना, ठीक है, कि वो बचे रहे। अगर मेरे पास कोई अधिकार है जो मुझे क्या बोलते हैं मेरे संविधान ने दिया है और उसका उल्लंघन हो रहा है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बीच में पड़ सकता है, ठीक है। प्रकार क्या है? अगेन सांविधिक निकाय है, हमने बात की, संवैधानिक निकाय नहीं है। मूल मंत्र इसका क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब खुश रहें, सब सुखी रहें, ठीक है। अब इसकी संरचना कैसी है? अब कोई संगठन है और अगर इतना जरूरी संगठन है तो उसकी संरचना हमें देखनी होगी कि उसमें कितने लोग होते हैं, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष जो होता है, जो टीम को लीड करता है, वो होता है भारत का सेवानिवृत्त सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश, या फिर अगर सीजेआई ना अवेलेबल हो तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। सदस्य कौन होंगे? एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, फिर एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जहां आ जाए वहां पे सीजे लगा ही देना, चीफ जस्टिस, ठीक है। वो आम न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश है। 3 मानवाधिकार विशेषज्ञ इधर रहेंगे, ठीक है। और
पदेन सदस्य कौन होंगे, ठीक है, एनसीडब्ल्यू, एससी आयोग, एसटी आयोग और अल्पसंख्यकों के लिए अध्यक्ष, ठीक है। तो ये लोग पदेन सदस्य होंगे, यानी कि ये तो सदस्य होंगे ही, ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, एससी आयोग है, एनएससी, ठीक है, एनसीएससी, एनसीएसटी और अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष जो है ये इधर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये निकायों के अध्यक्ष है, कोई अलग से बंदा नहीं है। फिर एनएचआरसी के कार्य क्या होंगे? लोक प्राधिकरणों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना, ठीक है। संवैधानिक, सांविधिक, वैधानिक और विधिक में क्या अंतर है? ठीक है, संवैधानिक निकाय जो होता है ना, वो एक ऐसा निकाय होता है जो संविधान के जरिए बनाया गया है, ठीक है। आपकी जो ताकत है उस निकाय को बनाने की, वो संविधान में मिलती है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई प्राधिकरण हुए, ट्रिब्यूनल हुए, जो लिखा हुआ है संविधान में कि आपको प्राधिकरण बना सकते हो, ठीक है, आर्टिकल 323 के तहत। तो उसके तहत अब वो निकाय बनाया तो वो संवैधानिक हुआ, ठीक है। फिर सांविधिक हुआ कि संविधान में नहीं लिखा था इसके बारे में कि आपको ऐसा कोई अधिनियम, ऐसा कोई निकाय, ऐसा कोई संगठन बनाना है। तो आपने क्या किया ना, अब जरूरत लगी कि हाँ भाई इसको संगठन बनाना पड़ेगा, जरूरी है, तो उसने क्या किया, अधिनियम बनाया, संसद ने पास किया अधिनियम और एक गठन कर दिया संगठन का, ठीक है। मैंने कोई निकाय बना दिया, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। शायद जब संविधान बना तो जरूरत नहीं लगी होगी और बाद में लगा कि हाँ इसकी जरूरत है, क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका काम चल रहा था। तो तब एक अधिनियम दिया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इस समय पे ये अधिनियम आया और इसमें ये बात कर दी कि हाँ एक ऐसा आयोग बनेगा और उसको ये शक्तियां प्रदान की जाएंगी। तो ये सांविधिक निकाय हो जाएगा, ठीक है। वैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय एक ही चीज है, ठीक है, ये अलग चीज नहीं है। विधान से जो बना जाए या फिर विधि से जो बना जाए वो एक ही निकाय होता है, ठीक है। और विधिक निकाय बहुत बार ऐसा होता है, ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन 3 तरह के निकाय होते हैं। संवैधानिक जो हमने बात की, वैधानिक या फिर सांविधिक जो कि किसी अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं, और तीसरा होता है कार्यकारी, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए जाते हैं। यानी कि आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कार्यकारिणी में जो भी लोग हैं वो अगर ऑर्डर देके कोई निकाय बनवाते हैं तो वो जो है वो कार्यकारी निकाय होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के निकाय जो है वो भारत देश में बनते हैं, ठीक है। आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। आपने क्वेश्चन में यही लिखा है कि संवैधानिक, सांविधिक और वैधानिक और विधिक में क्या अंतर है, तो वही मैं बता रही हूँ कि इस सब में अंतर यही है कि इनका स्रोत क्या है, ये कैसे बन रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसके कार्य क्या है। एनएचआरसी के लोक प्राधिकरणों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है कि अगर कोई भी लोक प्राधिकरण, पब्लिक सर्विस में कोई भी आयोग है, ठीक है, कि मतलब कोई भी आयोग, कोई भी बॉडी पब्लिक सर्विस में काम करती है, जनता के लिए काम करती है, तो उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन ना करे वो निकाय, ठीक है। जैसे पुलिस, जैसे आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो, जैसे कोई भी मंत्री है वो, अगर कोई भी बॉडी, कोई भी संगठन जनता के हित में काम कर रहा है तो वो किसी भी मानवाधिकार का हनन ना करे, उसका ध्यान रखना एनएचआरसी का काम है। फिर गंभीर मानवाधिकार मामलों पर स्वतः संज्ञान, यानी कि अगर इस संगठन को लगता है कि कोई भी मामला जो है वो मानवाधिकार के लिए है और बहुत गंभीर है, कि किसी मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा हनन किया जा रहा है, तो ये खुद भी उस केस को अपने साथ ले सकता है, ठीक है। उसको जरूरी नहीं है कि कोई आके उस पे पिटीशन फाइल करेगा, फिर बोलेगा और फिर वो उस केस को लेगा, नहीं, वो खुद भी केस ले सकता है, ठीक है। सरकार को नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना, यानी सरकार को अगर मदद चाहिए तो ये सिफारिश प्रदान कर सकता है। जेलों और संस्थानों का दौरा कर मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करना। सीधी बात है, अगर से मानवाधिकार जो है वो मैनेज करने हैं, हैंडल करने हैं, तो ये जेलों और संस्थानों का दौरा करेगा ही। क्यों? क्योंकि जेलों में भी मानवाधिकारों का काम होता है, ठीक है। फिर मानवाधिकार जागरूकता और शोध कार्यक्रमों, ठीक है, एनजीओ और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देना, ठीक है। अगर मैं देखूं तो इसके लास्ट के 2 पॉइंट जो है बहुत बेसिक है, अगर नहीं भी आता है तो इंसान हिसाब लगा लेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, खुद भी केस ले सकता है, ठीक है, जेलों और संस्थानों का दौरा कर सकता है,
मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको क्या शक्तियां प्राप्त हैं? ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय का क्या मतलब होता है कि इसके पास नागरिक अदालत जैसी शक्तियां हैं। ठीक है, आपराधिक अदालत जैसी शक्तियां नहीं है इसके पास, लेकिन नागरिक अदालत जैसी शक्तियां हैं। दोनों में फर्क होता है। आपराधिक अदालत क्या होती है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, एनएचआरसी की सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें यह देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर किसी निकाय को इतनी शक्तियां प्रदान की गई हैं तो उसकी एक जरूरत ये हो जाती है कि उसको अंकुश लगाया जाए उसकी शक्तियों पे। ठीक है, नहीं तो वो बिना देखे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सीमाएं इस पे लगाई गई हैं कि ये सिफारिश कर सकता है। ठीक है, सिफारिशें लागू करने की शक्ति इसके पास नहीं है, संसद के पास है। फिर अगर सशस्त्र बल यानी आर्मी, पुलिस, ऐसे कोई सशस्त्र बल मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं तो उसकी स्वतंत्र जांच नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है उस पर बात नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता, स्वतंत्र जांच नहीं कर सकता। ठीक है, अगर सरकार जो है इस पर रिपोर्ट मांगती है तो ये उसकी पूरी जांच कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुद से इंडिपेंडेंट होकर इसकी कोई जांच नहीं कर सकता। फिर निजी कंपनी या कोई भी कंपनी अगर मानवाधिकार उल्लंघन करती है तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। फिर संसाधनों की कमी की वजह से सिफारिशें लागू करने में थोड़ा सा धीमापन आ जाता है, जो इसकी सीमाओं में बनता आता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि इसका करंट अफेयर क्या था, न्यूज में क्यों थी ये। ठीक है, तो लघु फिल्म पुरस्कार करके इसने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें शॉर्ट फिल्म्स जो होती है वो इसने इनवाइट की थी, कि जो मानवाधिकारों के लिए अच्छी शॉर्ट फिल्म बनी हुई है वो इसने इनवाइट की थी। और फिर उसके बाद इन्होंने उसे प्राइज दिया कि जो सबसे मानवाधिकारों की सबसे अच्छी बात करती है उसको प्राइज दिया गया। ठीक है, तो पहला पुरस्कार मिला दूध गंगा शॉर्ट फिल्म को, जो क्या बोलते हैं, नदी प्रदूषण के बारे में बात करती है। फिर दूसरा पुरस्कार दिया गया फाइट फॉर राइट्स को, जो बाल विवाह और शिक्षा के अधिकार की बात करती है। तीसरा गॉड नाम की एक शॉर्ट फिल्म को मिला है पुरस्कार, जो जल संकट की बात करती है। ठीक है, अब ये तो 3 टॉप अवॉर्डीज हुए। इसके बाद विशेष उल्लेख हुआ है कुछ शॉर्ट फिल्म्स का, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अक्षराभ्यासम। ठीक है, अक्षराभ्यासम जो है वो बाल शिक्षा के महत्व की बात करती है। फिर विलियल्ला पत्ताधारी, ये जो है वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़े लोगों के अधिकार की बात करती है। फिर लाइफ ऑफ सीता, ये धार्मिक प्रथाएं और बाल अधिकार की बात करती है। और बी अ ह्यूमन, ये जो है महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा की बात करती है। अब अगर मुझसे कोई 5 साल 7 साल पहले ये पूछता कि क्या ये शॉर्ट फिल्म्स के नाम याद रखना जरूरी है, तो मैं साफ मना कर देती। लेकिन यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए हो सकता है कि वो शॉर्ट फिल्म का नाम देके सामने पेयर में ये पूछ ले कि ये शॉर्ट फिल्म किस बारे में है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और 5 मिनट का काम है इन्हें याद करना, और उसके लिए 2 मार्क्स छोड़ना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। ये संक्षिप्त समाचार है, जिसमें ये बताया है कि 11,562 फीट की ऊंचाई पे योग किया गया है। लेह में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान द्वारा ये विशेष आयोजन किया गया है। ठीक है, 11,562 फीट की ऊंचाई पे योग किया और लेह में हुआ। राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान ने इसे किया आयोजित। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई पे इन्होंने जो है लेह लद्दाख में योग किया गया है। तो वो बाद में बात करेंगे क्यों किया है, क्या किया है। सोवा रिगपा देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अलग सा नाम है, ज्यादा सुनने में नहीं आया। तो सोवा रिगपा जो है, इसका मतलब जो होता है एक चिकित्सा विज्ञान है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे पुरानी दर्द चिकित्सा प्रणालियों में एक है। ठीक है, और ये चिकित्सा पद्धति जो है 2000 वर्ष से भी पुरानी है। और इसमें कौन सी प्रणालियों का समावेश है वो देखते हैं। जैसे आयुर्वेद, पुरानी चीनी चिकित्सा, चाइनीज चिकित्सा पुरानी, और यूनानी फारसी चिकित्सा, इन सबको मिला के ये सोवा रिगपा प्रणाली जो है चिकित्सा की बनी है। ठीक है, अब नाड़ी परीक्षण और इन सब में भी ये बहुत जो है रोग निदान में काम आती है। और उपचार के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, यानी कोई भी उपचार करना, किसी को भी ठीक करना, उसके प्रमुख तत्व क्या होते हैं। आहार और जीवन शैली में परिवर्तन, यानी आप क्या खा रहे हो, आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हो, उसमें बदलाव लाना। दूसरा, जड़ी बूटियों और खनिजों से बनी औषधियों का इस्तेमाल करना।
और तीसरा शारीरिक उपचार पद्धतियां जो है, इन तीनों का इस्तेमाल ये अपने उपचार में करते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने दवाइयों का समावेश भी किया है, औषधियों के जरिए शारीरिक उपचार पद्धतियां भी इस्तेमाल की हैं, और फाइनली आपके लाइफस्टाइल को भी बदला है। तो हर एंगल को ये टच करता हुआ जाता है किसी के भी एक बीमारी के। ठीक है, अब इतनी ऊंचाई पे योग क्यों किया है? ठीक है, पहली बात तो इसकी मुश्किलें क्या आई होंगी। ठीक है, कम ऑक्सीजन स्तर है। ठीक है, इससे क्या होगा, सहन शक्ति बढ़ेगी, अनुकूलन क्षमता बढ़ेगी शरीर की। कम तापमान जो है वो शरीर के नियंत्रण और सहनशीलता को बेहतर बनाता है, और उच्च ऊंचाई पे प्रशिक्षण फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये ज्यादा ऊंचाई पे योग करने में मददगार करती हैं। ठीक है, योग ज्यादा ऊंचाई पे योग करने से अच्छी होती हैं। और आपके मानसिक लाभ को क्या होगा, यानी आपकी मेंटल हेल्थ को क्या होगा? ये तो हमने बात की आपकी बॉडी की, फिजिकल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ पे क्या असर होगा? जो हिमालयी वातावरण है वो शांत है। ठीक है, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अच्छा है, और मानसिक एकाग्रता यानी आप फोकस कर पाओगे एक जगह पे, विश्राम, तनाव मुक्ति, ये सब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत शांत माहौल है, बिल्कुल आप फोकस कर पाओगे, इससे आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, आज का आखिरी टॉपिक है, डाक विभाग ने माता कर्मा पे स्मारक डाक टिकट जारी किया है। पहले तो स्मारक डाक टिकट होता क्या है? जब भी आप यहाँ से कुछ पोस्ट करते हो तो उसमें एक टिकट लगता है। ठीक है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है, सरकार किसी के नाम पे, किसी के याद में, स्मारक में उस टिकट के ऊपर फोटो छपवा देती है। ठीक है, तो माता कर्मा की 1009वीं जयंती पे स्मारक डाक टिकट जो है उनके नाम पे जारी किया है। ठीक है, ये कार्यक्रम रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ था। तो उसमें अतिथि कौन थे, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, न्यूज में है तो देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे विष्णुदेव साय, और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यक्रम मंत्री थे। ठीक है, अब माता कर्मा कौन थी ये बहुत जरूरी है, कल्चर में कहीं ना कहीं घुमा के अगर पूछ लिया तो आना चाहिए। ठीक है, 1017 ईस्वी में जन्म हुआ था, झांसी नगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, संत रही हैं, समाज सुधारक और भगवान कृष्ण की भक्त रही हैं। ठीक है, अटूट भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए जानी जाती थी। और इनकी एक कथा जो है वो बहुत प्रचलित है पुरी की, कि पूरी यात्रा जो है, जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाई थी। ठीक है, और खिचड़ी लेके गई, लेकिन वहां पे जो मंदिर के लोग थे उन्होंने खिचड़ी खिलाने से मना किया था, पर बाद में जब वो खिचड़ी खिलाई उन्होंने, तो भगवान कृष्ण ने वो खिचड़ी ग्रहण की थी, स्वयं खाई थी। तो इससे ये कथा जो है, इससे भी माता कर्मा जो है वो प्रचलित होती है। ठीक है, तो बस नाम याद